बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, आज का जो लेक्चर है चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल, इसके अंदर ना कई तरह के पॉइंट्स हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है यहाँ से आज तक कभी भी कोई सवाल नहीं आया बोर्ड के पेपर में। तकरीबन 2002 से ये किताब जो है वो ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज तक इस टॉपिक में से सवाल नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं पूछते। खैर, हालांकि ये टॉपिक बेस है तो चलें, खैर किताब में है तो पढ़ना है। अगर आपको पसंद नहीं है मेरी बात सुन के आपको तो चलो भी खैर छोड़ो परे, तो भाई फिर आप ये ना सफ़ा किताब में से फाड़ के बाहर फेंक दें। बातें ख़त्म करते हैं, काम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज सेल। जनरलाइज सेल कौन है? कोई भी प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक हो गया ना जी, कोई भी जनरल सेल। तो इसके अंदर जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, एक सेल फ्रैक्शनेशन है, उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा और सेल फ्रैक्शनेशन कैसे की जाती है ये बताऊंगा। और इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है जी वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या होती है, किस तरह से होती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज है। फिर बेटा जी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल के दरमियान में डिफरेंसेस, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स की जस्ट थोड़ी सी डिफरेंशिएट। इस चैप्टर के एंड पे आपको मैं तकरीबन 8 से 10 डिफरेंसेस लिखवाऊंगा, तो वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। और साइज ऑफ ए सेल, ये आज पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो बेटा जी सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं जनरलाइज स्ट्रक्चर में। देखिए किसी भी सेल को स्टडी करना होता है ना जी, तो हम माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेल्स जो हमें बहुत सारे सेल्स हैं जो कि हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आते हैं, उनको देखने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे भी जो हमें नजर से आ जाते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा, ये एक सेल ही होता है, ठीक है ना जी, ऑस्ट्रिच का अंडा तो वगैरह, लेकिन ज्यादातर सेल्स हमें नजर नहीं आते। तो अब बेटा सेल फ्रैक्शनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखें जो है कोई भी जो है माइक्रोस्कोपिक सेल्स को देखने के लिए हमें सैंपल लेना है। वो सैंपल हम आपके बॉडी के पार्ट में से लेते हैं, तो वो हम आपका जो है वो स्किन ले सकते हैं, चीक्स ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, लेकिन उनमें से हम जिस सेल को देखना चाहते हैं उसको अलहदा करना। देखिए हमने तो ऑर्गन लेवल से लिया है, तो ऑर्गन के अंदर तो कई टिश्यूज मौजूद होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी हुआ है। तो फिर हर टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना और उनके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, यानी ऑर्गेनेलिज को। तो उसके लिए टेक्निक जो इख्तियार की जाती है उसे कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। डेफिनेशन बड़ा जी, आइसोलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। Isolation यानी separation of various components of a cell is called cell fractionation. Technique of cell fractionation, how it is done. First we take the tissue from an organ of a plant or animal, या फिर कोई भी हम जहाँ टिश्यू का या सेल्स को जो लेके हम उसको जो है ना वो उसकी डिसरप्शन करते हैं नीडल्स की मदद से, और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर होमोजेनाइजेशन, जिस मीडियम एक में डाल के, ठीक है ना जी, उनको जो है ना वो शेक किया जाता है ताकि अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, और जो है वो मीडियम के अंदर से जो है ना वो मतलब जो है वो अलग-अलग सेल्स जो है हो जाएं। फिर हम जब सेल्स को फाड़ रहे होते हैं ना जी, होमोजेनाइजेशन एंड डिसरप्शन ऑफ टिश्यूज। होमोजेनाइजेशन से मुराद क्या है? हाँ जी, होमोजेनाइजेशन से मुराद असल में है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर एक ऑर्गन में से टिश्यूज निकाले हैं तो वहां पे उस ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज हो सकते हैं, आपको एक ही टिश्यू चाहिए। आपने अगर जो है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्लांट में से निकाली है तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स वहां पे मौजूद होने चाहिए, पेरेनकाइमा और दूसरे सेल्स मौजूद नहीं होने चाहिए। आपने एनिमल में से मसल टिश्यू निकाली है तो मसल टिश्यू के ही सेल्स होने चाहिए, बोन सेल्स मौजूद नहीं होने चाहिए, ब्लड सेल्स साथ मौजूद नहीं होने चाहिए। इसे कहते हैं होमोजेनाइजेशन। फिर उन टिश्यूज को फाड़ा जाएगा तो उनके सेल्स फट जाएंगे, और फाड़ने के बाद नीडल्स वगैरह की मदद से
फिर उसके बाद क्या होगा, एक मीडियम के अंदर हम ये फाड़ते हैं तो सेपरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल, हम अब सेल के ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से अलग करेंगे। तो किसके जरिए से किया जाता है ये काम, बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने बड़ा देखा होगा ये जो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं वहां पे भी एक सेंट्रीफ्यूग मशीन पाई जाती है, उसमें ब्लड का सैंपल डाल के ना जी, तो उसमें एक मीडियम डाल दिया जाता है, फिर उसको जो है ना वो एक खास स्पीड से स्पिन किया जाता है उस ट्यूब के अंदर जो है, तो क्या होता है प्लाज्मा अलहदा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स अलहदा हो जाते हैं। तो इस तरह बिल्कुल इसी तरह से जो जरा जो रिसर्च वाली लैब्स होती हैं, माइक्रोबियल लैब्स हो गई या सेल बायोलॉजी की लैब्स हो गई या बायोकेमिकल लैब्स हो गई, जो बायोलॉजिकल साइंस में इन्वेस्टिगेशन लैब्स जिन्हें हम कहते हैं, रिसर्च लैब्स जो हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेंट्रीफ्यूग मशीन्स होती हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी तो डेंसिटी हो गया सबको पता है, मास ओवर वॉल्यूम रेशियो, ठीक हो गया। ग्रेडियंट डिफरेंस के लिए बोला जाता है। तो बड़ा डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ सेल पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटीज। एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं, उन सेल सब की एक दूसरे से डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब हम सबको एक ही स्पीड से घुमाएंगे तो क्या होगा, उन सब को ऊपर फोर्स एक जैसी लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक जैसी लगेगी, लेकिन चूंकि वो डेंसिटी यानी मैस में एक जैसे हैं तो इसलिए वो अलग अलग स्पीड से हरकत करते हुए अलग अलग लेयर्स में आ जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। तो जैसे घर में जो है वो जब हम दही को पानी में डाल के स्पिन करते हैं तो मक्खन अलहदा लेयर बनाता है, पानी अलहदा लेयर बनाता है। समझ आ गई बात के नहीं? इस तरह से आप देखें कि बजरी और सीमेंट को एक बर्तन में डाल के जब स्पिन करें तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो नीचे वाली लेयर में बजरी होगी, ऊपर वाली लेयर में सीमेंट होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे, और जो हल्की डेंसिटी वाला ऊपर वाली लेयर में। बिल्कुल उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जब आप सेल मटेरियल को डिसरप्ट करने के बाद डाल के स्पिन करेंगे तो जो हल्के ऑर्गेनेल्स होंगे वो ऊपर वाली लेयर्स में होंगे, जो भारी होंगे वो लोअर लेयर्स में मौजूद होंगे। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बड़ा ही हाई स्पीड स्पिनिंग टेक्निक टू सेपरेट ऑफ ऑर्गेनेल्स which have very close densities। मसलन राइबोसोम्स का आपने पढ़ रखा है कि उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, बड़ा क्लोज डिफरेंस होता है डेंसिटीज का। तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा जी आ जाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। एक सेल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। चाहे सेल जो है वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, लेकिन प्लांट सेल्स में जो है वो सेल वॉल भी पाई जाती है। याद रखें प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर और क्रोमेटिन मटेरियल जो है। अब बेटा जी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इनके डिफरेंसेस, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। लार्ज सिंगल वैक्यूल आपने पढ़ रखे हैं अपनी बहुत सारी क्लासेस में, लार्ज सिंगल वैक्यूल, स्मॉलर मैनी वैक्यूल्स। लेकिन याद रखें जो प्लांट सेल जब नया नया पैदा होता है ना जी, यंग डॉटर सेल जो होता है प्लांट सेल, उसमें भी छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन वो मिलकर एक वैक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। उस वक्त न्यूक्लियस की पोजीशन सेंट्रल होती है, लेकिन बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से फिर न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में नहीं रहता। एनिमल सेल में तकरीबन न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में ही होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और जबकि प्लास्टिड नहीं है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल्स हैविंग डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, वो सेल जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। यू ट्रू कैरी ऑन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस वाले, ठीक है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से पहले वाले सेल्स, सेल्स नॉट हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, तो फिर इनका क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इनका क्रोमेटिन मटेरियल इज सबमर्ज्ड, डूबा हुआ होता है, सराउंडेड हुआ होता है by the directly into cytoplasm, cells of plants, animals and fungi, cells of bacteria and cyanobacteria। मेरा आपसे एक सवाल है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कौन है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स? इनको बेटा जी हम कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन ये प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्ट्स में आते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो प्रोटोजोन्स भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। चलिए जी साइज ऑफ ए सेल, आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का वो क्या है,
साइज ऑफ ए सेल, सेल जो है वो साइज में वेरी करते रहते हैं। बिग एक सेल जो है वो इतना बड़ा भी हो सकता है जितना बड़ा के जो है वो एक ऑस्ट्रिच एग होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, ठीक है ना जी। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, ज्यादातर सेल्स हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। तो बेटा ये 1 माइक्रोमीटर जो है वो कितना होता है 1 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो बेटा जी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज जो है इन्होंने अब हमें जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेल स्ट्रक्चर के मतलब दी है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक इंशाल्लाह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन। कोई सवाल हो पूछें बेटा जी, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। शुक्रिया।